जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वाई ग्रुप में इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, नरेशन होता है। इसके बाद वोकैब का जो सेक्शन होता है उसमें एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसके बाद पैसेज होता है और उसके बाद PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी आप लोग कहते हो, राइट। तो आपको एक राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो आज हम बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने ग्रामर का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। जो स्टार्टिंग होगी बच्चों, वो कहाँ से किया है? स्पॉटिंग एरर से, जिसको कॉमन एरर भी कहते हो, जिसको आप कॉमन एरर भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। पहला क्वेश्चन ग्रामर का ही है। क्या कह रहा है? जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर वेरी फास्ट अप्रोचिंग। ये कहना चाह रहा है कि जॉन कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसकी परीक्षाएं पास आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पर जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर हार्डली के स्थान पर बच्चों हार्ड होगा, क्योंकि जब किसी की परीक्षा नज़दीक आती है तो वो कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड नहीं बल्कि वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर वेरी फास्ट, एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग, वेरी फास्ट। यहाँ पर फास्ट भी रहना चाहिए, वेरी अप्रोचिंग नहीं, वेरी फास्ट। यहाँ पर फास्ट भी रहना चाहिए, वो छूट गया है थोड़ा सा, टाइपिस्ट ने क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशन आर वेरी फास्ट अप्रोचिंग। मतलब उसकी परीक्षाएं पास आ रही हैं, बहुत पास आ रही हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है। तो हार्डली के स्थान पर हार्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर अप्रोचिंग के पहले फास्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेटली। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेटली। बच्चों, यहाँ पर लेटली नहीं होगा, लेटली के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा? लेट होगा, ठीक है। लेटली नहीं होगा बल्कि लेट होगा। सी ऑप्शन गलत है। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, नॉट लेटली, यू रिटर्न लेट। तो यहाँ पर लेटली नहीं होगा, यहाँ पर लेट होगा, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ही इज एनफ टाल टू बी सिलेक्टेड इन आर्मी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो एनफ होता है वर्ड, एनफ जो होता है वो क्या होता है? इसके 2 फंक्शन होता है। ये एनफ जो है ये बिफोर नाउन आता है, बिफोर नाउन यानी नाउन के पहले आता है, और आफ्टर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। मतलब एनफ का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, एनफ का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं और एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं। जैसे आपने बोला इनफ ब्रेड, राइट। तो ब्रेड हमारा क्या है? नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन के पहले आएगा, सही है। लेकिन अगर आप बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे जैसे रिच एनफ, तब ये सही होगा, रिच एनफ। अब रिच एडजेक्टिव है, तो रिच एनफ सही है। लेकिन अगर आप बोलोगे एनफ रिच बोल दोगे, एनफ रिच, तो ये गलत होगा, तब ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है, यानी आफ्टर एडजेक्टिव या एडवर्ब एनफ का प्रयोग होता है। एनफ का प्रयोग कैसे होगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है और नाउन के पहले होता है, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है, देखिएगा ध्यान से। ही इज एनफ टाल टू बी सिलेक्टेड इन आर्मी। तो ऑप्शन ये गलत है बच्चों। यहाँ पर एनफ टाल के स्थान पर क्या होगा? टाल एनफ होगा। क्या होगा?
टाल इनफ, इनफ टाल के स्थान पर क्या होगा, टाल इनफ, इनफ टाल नहीं होगा बल्कि टाल इनफ, टाल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, तो ही इज टाल इनफ होना चाहिए, ही इज टाल इनफ होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एज के साथ जोड़े के रूप में एज आता है और सो के साथ जोड़े के रूप में एज आता है, राइट। और एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है लेकिन सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सो एज नो से शुरू कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सो लार्ज, यहाँ पर सो के साथ जोड़े के रूप में लाइक नहीं आएगा बल्कि सो के साथ एज आता है, क्योंकि सो एज लेता है, सो अपना जोड़ा एज लेता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर लाइक के स्थान पर एज होगा, लाइक के स्थान पर क्या होगा बच्चों, एज होगा, ठीक है, लाइक के स्थान पर एज, ठीक। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है बच्चों, ईच अदर जो होता है, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर किसके लिए होता है, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है, और जो वन अनदर होता है किसके लिए होता है, फॉर मोर देन टू पर्सन्स ऑब्लिक थिंग्स, ठीक है, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए वन अनदर होगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, नी का मतलब घिटना, घिटना 2 होता है, इंसान के घिटने 2 ही होते हैं, तो 2 के लिए हम वन अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर, यानी सी ऑप्शन गलत है, हमारा सी ऑप्शन क्या है, गलत है, रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैमथ का मतलब होता है विशाल या बड़ा, मैमथ का मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा होता है, तो क्या होगा, ह्यूज। इसका ये सिनोनिम चल रहा है, सिनोनिम्स का मतलब सेम, तो मैमथ का ह्यूज होगा, ठीक है। ए प्राइज का मतलब होता है सूचित करना, ए प्राइज का मतलब सूचित करना, तो क्या होगा, इन्फॉर्म, क्या होगा इसका सिनोनिम्स, इन्फॉर्म होगा, इन्फॉर्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिएस्टा का होता है झपकी, इसका मतलब होता है झपकी, राइट। तो क्या होगा बच्चों, नैप, क्या होगा, नैप होगा, इसका नैप होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से शुरू है 9 से क्या है, एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब ये अपोजिट की बात करेगा, क्या बच्चों, अपोजिट। तो रैक का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त या तहस नहस, क्षतिग्रस्त या तहस नहस, तो क्या होगा, रीस्टोर, क्या होगा, रीस्टोर होगा, राइट। इसके बाद है प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है, प्लेसिड का मतलब होता है मुलायम, कह सकते हैं। फ्लैसिड का मतलब मुलायम, मतलब कि जो मुलायम या कमज़ोर। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लैसिड का मतलब होता है मुलायम या कमज़ोर, तो क्या होगा, टॉट होगा इसका। टॉट का मतलब बलवान होता है, हष्ट-पुष्ट। फ्लैसिड का मतलब मुलायम या कमज़ोर होता है, फ्लैसिड का मतलब तो टाउट होगा इसका अपोजिट टाउट, अपोजिट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स टाउट, राइट। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त, क्या होता है, सुस्त या आलसी भी होता है, तो क्या होगा, एनर्जेटिक। अपोजिट है तो इसलिए एनर्जेटिक, राइट, एनर्जेटिक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पैसेज में। पैसेज बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कह रहा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। बहुत सारी समस्याएं हैं मॉलिक्यूल्स बॉडी, देयर आर मेनी, कई तरह की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी एंड ईच टाइप
इन स्पेसिफिक टू इट्स फंक्शन, और हर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सच एज केराटिन एंड कोलेजन गिव अस स्ट्रेंथ, ये सब हमको क्या देता है, प्रदान करता है, ताकत देती है। एंड इलास्टिसिटी टू हेयर, बालों को क्या करती है, लचीलापन बनाती है। एज वेल एज, और साथ साथ टू स्किन को भी, एंड एट टेंडन्स, ठीक है, ये टेंडेंस। उसके बाद हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये बायो से रिलेटेड पहला आपका पैसेज है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड एंड द मसल्स रिस्पेक्टिवली, एंड ओलिवियम द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ एग्स वाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग एंड फॉर्मिंग properties of egg, a particularly important group of proteins known as enzymes direct all the body cell to produce chemical reactions. These reactions provided the basis of every types of cells activity, right, including growth. इसकी वजह से क्या होता है, इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग क्या, ग्रोथ, रिपेयर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, राइट। तो फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट क्या करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पैसेज से इट इज क्लियर दैट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट क्या कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा, राइट आंसर बी, कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, राइट। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये वर्ड अभी पैसेज में आया हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर क्या फंक्शन, राइट आंसर सी, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज टू डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन इन बॉडी सेल, राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये रहा पैसेज बहुत हार्ड नहीं था, बहुत छोटा पैसेज, आपके एग्जाम्स में XY ग्रुप पे जो पैसेज आता है बहुत छोटा आता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं, इसके बाद फिर शुरुआत करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी जिसको कहते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या है, PQRS, इसको PQRS भी कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है PQRS, ये अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। वर्ड अरेंजमेंट में वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे, और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होगा, सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, राइट। लेकिन आपके जो एग्जाम होता है XY में, इस XY ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली वर्ड अरेंजमेंट के होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट अभी तक नहीं पूछा गया है, राइट। हालांकि थोड़ा आइडिया सेंटेंस अरेंजमेंट का भी आप लोग रखिएगा जरूर, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड अरेंजमेंट के ही आते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, द कैप्टन, उसके बाद PQRS दिया हुआ है। तो इसको पढ़ने के बाद द कैप्टन, ये पढ़ने के बाद आप देखोगे कि P आएगा कि Q आएगा, R आएगा कि S आएगा, ये सबको अटैच करना पड़ेगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, राइट। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए तो क्या है, द कैप्टन क्या किया, हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेवमैन, द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेवमैन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी ऑप्शन में स्टार्टिंग हु से है, अगर हु से है तो ये समझ जाइए कि इसके पहले कोई पर्सन है, और वो पर्सन कौन है, किसके लिए हु आ रहा है, इसी कैप्टन के लिए हु आ रहा है। तो कैप्टन
के लिए ये हु आया है, तो क्या होगा, द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन, जो कि खुद क्या था, बहुत बहादुर था, यानी क्यू इसके बाद ये पढ़ने के बाद क्यू आएगा, हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन। उसके बाद क्या है, एडवाइज द सोल्जर्स, अपने सैनिकों को क्या किया, सलाह दिया, यानी यस QS, एडवाइज द सोल्जर्स। नेवर टू लूज हर्ट, यानी क्या होगा, आर, नेवर टू लूज हर्ट, नेवर टू लूज हर्ट व्हेन इंगेज अगेंस्ट द एनिमी, यानी क्या होगा, P। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों वो QSRP होगा, यानी कौन सा आंसर होगा, QSRP, यानी C ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, QSRP, यानी राइट आंसर आपका ये C है, QSRP। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में भी कह रहा है आई इनक्लोज, उसके बाद P में कह रहा है एंड द पोस्टेज, Q में कह रहा है पोस्टल ऑर्डर, R में कह रहा है द प्राइस ऑफ द बुक्स, S में कह रहा है विच विल कवर, राइट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई इनक्लोज, उसके बाद क्या, अ पोस्टल ऑर्डर, यानी Q आएगा, इसमें भी क्या आएगा, Q आएगा, आई इनक्लोज अ पोस्टल ऑर्डर विच विल कवर, यस, उसके बाद क्या है, विच विल कवर, जो कि कवर करेगा, ढकेगा, आर द प्राइस ऑफ द बुक, आर द प्राइस ऑफ बुक एंड द पोस्टेज, यानी P। तो क्या फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए बच्चों, क्या होगा, आई इनक्लोज अ पोस्टल ऑर्डर, यस, which will cover the price of the books and the postage, QSRP, यानी इसका भी राइट आंसर C होगा, QSRP, इसका भी C ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, इसका भी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद फिर आते हैं हम 17 से क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, राइट, द डॉक्टर बैंडेज होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक आई हुई है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर द डॉक्टर बैंडेज होना चाहिए, ये थोड़ा सा बैंडेज, BANDAGED, यहाँ पर D लगा दीजिएगा बच्चों, ये सेकंड फॉर्म में है, बैंडेज मतलब BANDAGED होगा, D लगेगा इसमें, मतलब सेकंड फॉर्म में है, द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। तो यहाँ पर बैंडेज में यस लगेगा, यानी वर्ब है ये बैंडेज, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी V2 है ये V2 दिया है, इसको बैंडेज कर दीजिएगा, क्या है, BANDAGED, बैंडेज्ड। तो ये बैंडेज लिखा हुआ है, वो टाइपिस्ट ने थोड़ा सा टाइप करते समय क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, बैंडेज में D लगा दीजिए तो बैंडेज हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। अब बनाना है, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, तो क्या होगा, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज बाय द डॉक्टर, राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज बाय द डॉक्टर, राइट आंसर बच्चों इसका ए होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है, 17 का ए होगा। ठीक है बच्चों, 17 का ए। इसके बाद 18 नंबर क्या है, अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या कंसेप्ट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक्टिव, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लें आप लोग, एक्टिव और पैसिव का क्या कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ।
V1 होगा या V1 के साथ यस ES लगा होगा, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डू डज के साथ V1 होगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों ध्यान रखिएगा ईच MR प्लस V3 का प्रयोग करोगे, राइट, ईच MR प्लस V3 का प्रयोग करोगे। अगर V2 होगा बच्चों या डिड के साथ V1 होगा, V2 होगा या डिड के साथ V1 होगा, तब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या रखोगे बच्चों, वाज वर प्लस V3 होगा, वाज वर प्लस V3। अगर V1 होगा या V1 के साथ यस होगा तो ईज MR प्लस V3 आएगा। अगर V2 होगा या डिड के साथ V1 होगा तो वाज वर प्लस V3 आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो V1 होगा एक्टिव वॉइस में, या V1 के साथ यस होगा, या डू डज के साथ V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईज MR प्लस V3। और V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या डिड के साथ V1 होगा, तब पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस V3 का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर ये है, अ फ्रेश बैच ऑफ एक्स वाज कलेक्टेड बाई फार्मर्स वाइफ। अब यहाँ पर देखिए ये पैसिव वॉइस दिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस दिया है, ये पैसिव वॉइस है बच्चों। इसका एक्टिव बनाना है तो क्या होगा, इसका जब एक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, द फार्मर्स वाइफ, क्या होगा, द फार्मर्स वाइफ कलेक्टेड अ फ्रेश बैच ऑफ एक्स, राइट आंसर डी, राइट आंसर डी होगा, द फार्मर्स वाइफ कलेक्टेड अ फ्रेश बैच ऑफ एक्स, राइट आंसर डी, राइट आंसर डी, ठीक है, राइट आंसर डी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है बच्चों, ध्यान रखिएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं, इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। और क्या करते हैं, सेड को हम क्या कर देते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेड को आस्क्ड में बदला जाता है। तो ए ऑप्शन क्या करा, ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज, ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी। बी में करा ही टोल्ड हर, तो टोल्ड वाला तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ही आस्क्ड हर इफ शी वाज, ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी। इसको भी थोड़ा रुक जाइए, ही आस्क्ड हर इफ शी विल बी कमिंग टू द पार्टी, ये तो होगा नहीं। अब आपका जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, इसमें जो आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर यहाँ पर चॉइस करना है। तो क्या होगा, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर इफ, यू इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो सी हो जाएगा। इफ सी इज MR वाज वेयर में, इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा इसका। ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, राइट, ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, राइट आंसर क्या होगा, सी, राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, सी होगा, ठीक है। ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है। तो क्या होगा, ही टोल्ड देम दैट डोंट, दैट से नहीं जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस जो सिंपल वाला होता है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू रहता है तब हम दैट से जोड़ते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू रहता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं।
अदरवाइज हम टू से जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पर हम दैट से नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए ये पहला सेंटेंस गलत, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। सी कह रहा है ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। अब यहाँ पर देखिए मेक अ नॉइज है, मेक अ नॉइज लिखा जाता है, इसलिए ए यहाँ पर छूटा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि मेक अ नॉइज होता है, इसलिए ये गलत है। डी देखिए ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक, ही आस्क्ड। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में सेड को टोल्ड या ऑर्डर वगैरह में बदला जाता है, तो यहाँ पर आस्क्ड कर दिया, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी होगा। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। आस्क्ड में नहीं बदला जाता है, क्योंकि आज तो इंट्रोगेटिव में होता है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट बनाते समय डू को समाप्त कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव होता है उसका इनडायरेक्ट बनाते समय डू को समाप्त कर दिया जाता है, तथा नॉट का प्रयोग टू के पहले किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर ही टोल्ड देम, और देखिए नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। डू को समाप्त कर दिया जाता है तथा नॉट का प्रयोग टू के पहले किया जाता है। नॉट का प्रयोग कहाँ किया गया है, टू के पहले, तो ये सही है। राइट आंसर ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, राइट। अगर टू ऐसे लिख दोगे, टू नॉट मेक अ नॉइज, अगर आप ऐसे लिख दोगे बच्चों, तब भी ये गलत हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटिव को तोड़कर उसके बीच में हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, नॉट टू मेक अ नॉइज। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। राइट आंसर आपका सी होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अपने आप को तैयार करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। प्रैक्टिस जो है वो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो आपका लेवल है, एक राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। जैसे क्वेश्चन का लेवल है, जैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन पर ही आप लोग फोकस करें, ये ध्यान रखिएगा। और वकैब की अगर हम बात करें तो वकैब की में एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा। आज यहीं तक, जय हिंद। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग आज वाई ग्रुप मैथ के जो है मॉडल क्वेश्चन पे आज बात करते हैं। उससे रिलेटेड पूरे सिलेबस को टच करते हुए आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन को तैयार किए हैं, और अब उसको हम लोग आज देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यक्स और वाई एक काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। समझिए, अगर आप ले लेते हो यहाँ पे, इसको समझिए। यक्स जो है कितने दिन में, 20 दिन में, वाई जो है 12 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन का काम 1/20 और 1/12। अब देखो फिर कह रहा है कि यक्स अकेले काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद वाई उस पर काम पूरा होने तक लगा रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने मान लिया कि एक्स जो है काम को शुरू किया, तो एक्स दिन पूरा काम किया, और वाई कितने दिन काम करेगा, 4 दिन बाद आता है, तो एक्स - 4 = 12 = 1। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एलसीएम अगर आप लोगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। 5x + 3x - 12 = 60, 9x = 72। तो 9 और 72 x की वैल्यू आपकी यहाँ पे मिल जाएगी 8 डे। अब इसमें कह रहा है कि काम कितने समय तक चला, यानी वाई उसमें काम कितने दिन करेगा। तो आप इसको अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। फिर से देख लेते हैं। यक्स और वाई एक काम को 20 दिन और 12 दिन में करते हैं। यक्स अकेले काम शुरू करता है, 4 दिन तक यक्स अकेले काम करता है। इस 4 दिनों के बाद वाई काम पूरा होने तक आ जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो मान लीजिए यक्स दिन काम किया, वाई कितने दिन काम किया, यक्स - 4। अब एलसीएम अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा। एलसीएम जो हम लोगों के पास आता है वो 60 आता है। जब ये 60 आएगा तो ये 3x हो जाएगा
प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 60, ये आपने ले लिया। ठीक है, जब ये आपने ले लिया तो इसको अगर आपने लिया 8x बराबर 80 तो x बराबर 10, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 4:5 रेशियो ऑफ एरिया सर्कल। तो देखिए, जैसे आपने ले लिया जो उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो है वही उनके रेडियस का होगा। तो यानी R1 4 हो गया, R2 5 हो गया। अब एरिया का लेते हैं A1/A2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। यही ट्रिक मैंने बताया है क्लास में। तो A1/A2 इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर बराबर 16/25, तो 16:25, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक डियर स्टूडेंट, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपने ले लिया एक नाव, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए 3 में अगर आप लेते हैं तो दिया है एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल, तो अगर आप धारा के अनुकूल लेंगे तो 13 + 4 किलोमीटर यानी आपका हो जाएगा 17। ठीक, ये हो गया। दूरी को तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल 68/17, 17 चौकों 68, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन पे अब आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है एक किताब को 10% के लाभ पर 27.5 रुपये में बेचा गया। अगर इसे 25.75 रुपये में बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता है। समझिए, अगर आपने ले लिया 110% इक्वल टू 27.5। अब इसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो देखिए 11 दूनी 22 आपका हो गया, या आप इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 1% ही बना लीजिए। 27.5 बटे 110, तो अगर आप 100% CP ले लेते हैं 27.5 बटे 110 गुणे 100, ये आपने ले लिया। एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2.5 यानी 25 रुपये हो गया। क्रय मूल्य 25 रुपये हुआ। अब उसको बेच रहा है 25.75 रुपये में, तब भी प्रॉफिट होगा कितना 7.5/25 इंटू 100, तो 25 × 75, ये आपका हो गया 0.03 इंटू 100, तो ये आपका हो गया कितना 3% का प्रॉफिट होगा। ठीक, आइए फिर अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। इसको अगर आप ले लेते हो तो देखो ये आपका, ये अगर बना लेते हो यहाँ पे, तो ये आपका जैसे ये क्वेश्चन बन गया। ये आपका फार्मूला मैंने क्लास में बताया था, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान a इंटू बी, ये आपको दिया जाए तो a² + b² + 2ab होता है, माइनस a² - b² + 2ab होता है, अपान ab होता है a² b², 2ab क्या होगा 4ab अपान ab, तो इसके अकॉर्डिंग 4, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो गया इसका। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला। अब 5 संख्याओं का औसत कितना है। एक संख्या को हटा देते हैं तो 25 हो जाता है, तो अपवर्जित संख्या क्या होगी। इसको सिंपली हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैंने ट्रिक बताया था 27 × 5 माइनस 25 × 4, तो ये 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 3 13 माइनस 100, यानी हटाई गई संख्या 35, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतना % अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात। तो एक संख्या आपकी 120 हो गई, दूसरा 150 हो गई। अनुपात ले लेते हैं 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, तो 4:5, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक लाइन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ऐसे आपको सिखा दे रहा हूँ।
दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यस बराबर आपने पढ़ा था एच 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 टी टी। तो दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? दो पट एक बार आएगा तो 1/4, यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये आपका रीजनिंग बेस्ड पे है। अभी जब हम लोग रीजनिंग में करेंगे तब वहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप आइए, क्वेश्चन नंबर 10, a + 1/a = √3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना आपको दे दिया है a + 1/a का होल क्यूब बराबर √3 का होल क्यूब, ये आपने ले लिया a³ + 1/a³ + 3, a + 1/a = 3√3, ये आपका हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको a+ ये आपको दे दिया है a³ + 1/a³ + 3√3 = 3√3, ये आपका हो गया कैंसिल आउट, a³ + 1/a³ = 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन को देखा, वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथ को। बाकी अगले क्वेश्चन को अगले मॉडल पे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत ही शानदार रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं और क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। देखिए, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ये ठीक है। ये हमारा हो गया बेटा क्या, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कह रहा है कि अरुण ट्रेवल्स 8 किलोमीटर नॉर्थ। अब अरुण क्या करता है बेटा, नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में, यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्थ की दिशा में, तो क्या करता है, नॉर्थ की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ये 8 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड हम लोग करेंगे। फिर टर्न लेफ्ट, फिर वह क्या करता है, अपने लेफ्ट, अब मान लीजिए अरुण यहाँ पे है तो अपने लेफ्ट टर्न हुआ, अपने लेफ्ट टर्न होता है और लेफ्ट टर्न होके वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न्स राइट। अगेन वो क्या करता है, अपने राइट टर्न होता है और 4 किलोमीटर चलता है, अपने राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ये हमने इसको कर दिया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट। उसके बाद वो अपने राइट मुड़ता है एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। अब देखिए, राइट वो मुड़ा और यहाँ पे आ गया फिर से, ये कितना चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फॉर हिज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। देखिए, अभी ये यहाँ पे था, वो कहाँ पे था भाई, वो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और अब यहाँ पे है ये, ठीक है। तो देखिए 8 किलोमीटर आपका बेटा ये हो गया, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये इधर हो गया और देखिए 4 किलोमीटर यहाँ है तो 4 किलोमीटर ये यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 किलोमीटर। यानी अगर अब कहा जाए कि अरुण अभी कहाँ पे है, तो अरुण अभी स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर नॉर्थ दिशा में है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्या आपका 12 किलोमीटर है, यस। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए, रीजनिंग बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से देखते हैं, कह रहा है
कि कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। देखिए अगर हम फर्स्ट पेयर को देखें तो हमने फर्स्ट को देखा, तो हमने यहाँ पे देखिए, अगर आप फर्स्ट को देखिए तो फर्स्ट को आप देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बना है। रेक्टेंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और रेक्टेंगल को 4 पार्ट डिवाइड करने के बाद हमारा जो ऊपरी हिस्सा है उसमें 2 छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं। उसके बाद बेटा उसको कन्वर्ट किया गया, किस में? उसको कन्वर्ट किया गया, हमारे जो डॉट थे यानी जो सर्कल थे उन सर्कल को कलर कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया, और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? टर्न हो गया। एक पॉइंट हमारा ये यहाँ से स्पेस खाली करके और अपने दूसरे स्थान पे आ गया। इसी प्रकार हमें को इसको करना है 3 को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों कलर्ड है, तो कलर्ड है इसका मतलब देखिए ये फिगर कुछ इस तरह से बना है, ये ऐसे बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया और बॉक्स में ये हो गया। उसके बाद ये इसको 4 पार्ट में बेटा डिवाइड कर दिया गया और इसके बाद देखिए ये ऐसे कलर्ड है, ये क्या है? कलर्ड है। यहाँ पे ये कलर्ड है। देखिए इसमें क्या था? ब्लैंक था, जाके कलर हुआ। अब कलर है इसका मतलब अब क्या होगा? ब्लैंक होगा। क्या होगा? अब जो होगा इसका फिगर जो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये रहा आपका सर्कल, ये हमने किया 4 पार्ट में डिवाइड। अब ये कलर था यानी ये क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा और एक स्थान अपना स्थान छोड़ के नीचे आएगा, तो इसका फिगर क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। क्या ये वाला फिगर किसी से मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो आपका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये है फिगर, इसमें देखिए इस फिगर में देखिए खास बात क्या है, यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है और इस फिगर का एक पार्ट बेटा यहाँ पे मिस है, एक पार्ट क्या है? मिस है। और कहा जा रहा है कि इस फिगर में कौन सा ऑप्शन है जो सही बैठेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो सही बैठेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही बैठेगा, इसको, इस फिगर को अब हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो देखिए यहाँ से ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये एक मिनट देखिए, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसी में इस फिगर को कंप्लीट करते हैं तो कुछ फिगर किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये और ये और ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये, तो इसको कंप्लीट करें, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी तरीके यही फिगर इधर से बना हुआ है, देखिए ये रहा, ये रहा, तो इसका फिगर कैसे आ जाएगा? ये और ये। हमें अब ये ढूंढना है कि ये वाला फिगर अगर हम इसको बाहर कर लें तो देखिए हमारा कैसे बनता है। इसको अगर हम बाहर कर लें तो ये रहा हमारा बॉक्स, ठीक है, ये रहा हमारा बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये रहा, ठीक है, और ये रहा। अब ये वाला फिगर देखिए हमारा किससे मैच कर रहा है? क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं, इससे नहीं कर रहा है। इससे मैच कर रहा है? इससे भी नहीं कर रहा है। क्या इससे मैच कर रहा है? देखिए ये वाली लाइन बीच में आ गई, तो इससे भी नहीं मैच कर रहा है। क्या इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर और यहाँ पे ये कॉर्नर से, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। फिगर को आप ध्यान से देखिए, हमने फिगर पूरा ड्रा करके बना दिया कि कैसे आपको एकदम क्वेश्चंस को सही करना है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, कह रहा है जो फिगर ये बना हुआ है इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं। तो देखिए हम नंबर ऑफ ट्रेंगल काउंट कैसे करते हैं, मैं पहले वो आपको बताता हूँ। देखिए जब कभी भी आपके पास ये एक ट्रेंगल बना
और एक ट्रायंगल में हमने इसको बीच से कर दिया। तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया और तीसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया। तो इस तरह से जब हम ट्रायंगल को काउंट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो आपके पास देखिए ये 3 ट्रायंगल हो गया, 3, ये आपका हो गया 3, 6, ये आपके पास यहाँ 3 हो गया 9 और ये हो गया 3 आपके पास 12 ट्रायंगल। चलिए 12। उसके बाद देखिए अब इसके अंदर जाइए, तो 12, एक ये रहा 13, एक ये रहा 14, एक ये रहा 15 और एक ये रहा 16। इसी तरीके देखिए एक ये रहा 17, एक 18, एक 19, एक 20, एक 21, एक 22, एक 23, एक 24, 25, 26, 27, 28, यानी कुल कितने ट्रायंगल बने? 28 ट्रायंगल बने। तो क्या ऑप्शन में 28 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 28। अब देखिए, अब आप सोच भी नहीं सकते क्या इससे ज्यादा बन सकता है क्या? ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रायंगल बने? 28, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, मेल, फादर, डॉक्टर। देखिए 3 चीज है, एक तो वो मेल ऊपर से, फादर और डॉक्टर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए हम इसका फिगर खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसका फिगर खुद से ड्रा करेंगे। देखिए जितने भी फादर होते हैं, जितने भी फादर होते हैं, जितने भी पिता होते हैं, वो सभी के सभी मेल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या? फादर। ये हो गए हमारे फादर, और सभी के सभी फादर क्या होंगे? मेल होंगे। ये हमारा हो गया मेल, मेल हो गया। ये हमारे हो गए फादर, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद तीसरा है डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर जो होते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे डॉक्टर हों जो कि पिता की श्रेणी में आते हों, कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे, कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जो पिता की श्रेणी में भी आते होंगे, और कुछ ऐसे भी डॉक्टर होंगे जिनकी अभी शादी ही नहीं हुई होगी, पर वो मेल तो है ना। ठीक है, तो हम अब कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ अब देखिए, और ऊपर से कुछ डॉक्टर ये भी है, कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे डॉक्टर्स मेल ही हों, कुछ डॉक्टर्स फीमेल भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हम जो फिगर बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, अब ये क्या हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर। आप ध्यान से देखिए, अब ये अगर फिगर ऐसे बना दिया है तो ये बाहर वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है मेल डॉक्टर हो। अंदर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, जो कि क्या है? मेल है और डॉक्टर है। और कह रहे हैं फादर, हो सकता है कुछ ऐसे भी डॉक्टर हो जिनकी शादी हो गई है, वो पिता भी होंगे। तो हमारा सबसे बेस्ट डायग्राम जो बनेगा ये बनेगा। क्या देखिए ये डायग्राम हमारे किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिए, ये बीच वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बीच वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया फादर। ठीक है, और सभी के सभी फादर, सभी के सभी फादर बेटा क्या होते हैं? मेल होते हैं। क्या ऐसा संभव है क्या कि माता को पिता बना दो? नहीं ना। तो सभी के सभी के फादर क्या हो गए? मेल हो गए। लेकिन क्या सभी मेल डॉक्टर होते हैं? नहीं, कुछ लेडीज भी डॉक्टर होती हैं। तो ये बाहरी वाला हिस्सा जो है ये अदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखिए ये वाला हिस्सा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, कि कुछ मेल डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, देखिए कुछ हिस्सा कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि पिता बन चुके हैं। तो सबसे बेस्ट डायग्राम यही है, और यही हमारा क्या है? एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ई रिप्रेजेंट करता है 5 को। देखो
ई रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, ठीक है। देखिए ई 5 नंबर पे होता भी है। उसके बाद दूसरा लिखा है होटल, और होटल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 12 को, तो हम लिख लेते हैं होटल, HOTEL। अगर होटल की बात करेंगे बेटा तो आप ध्यान से देखिए, आपका H कितने नंबर पे होता है 8 नंबर पे, O कितने पे होता है 15 पे, T किस पे होता है 20 पे, E किस पे होता है 5 पे, और ये होता है 12 पे। और देखिए अगर इन सभी को हम क्या कर दें, आपस में ऐड कर दें, आपस में ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और 12 8 20 और 20 40 और 15 5 20 यानी 60, ये कितना आ गया 60 आ गया। लेकिन यहाँ पे होटल को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो तो बेटा 12 रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ऐड करने पे 60 आ रहा है। तो हम एक लॉजिक लगाते हैं, हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं होटल के लेटर 1 2 3 4 5, मतलब लगता है इसमें 5 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 5 एक कम 5 और 5 से डिवाइड किया ये आया 12, यानी ये लॉजिक लगा है। इसी तरीके देखिए ई के स्थान पे ये 5 है और ई में कितने लेटर है, केवल एक ही लेटर है, यानी 1 से इसको जब डिवाइड किया है तब 5 ही आया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि LAMB को क्या लिखेंगे, LAMB इसको क्या लिखेंगे, तो L बेटा किस नंबर पे होता है, L होता है हमारा 12 पे, ये होता है 1 पे, M होता है 13 पे और ये होता है 2 पे। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे, आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 1 13 और 13 13 26, 26 में 2 28, ये आ गया 28। लेटर कितने हैं 1 2 3 4, तो 28 को क्या करें 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 4 और 4 सते 28। क्या ऑप्शन में 7 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 7, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली टाइम्स क्या, ये हर बार एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अब देखते हो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अब ये जो साइन है इस साइन को हम इन चारों में रखेंगे और चारों में रखने के बाद हम चारों को सॉल्व करेंगे और जिसमें हमारा सही जवाब आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए कह रहा है प्लस स्टैंड फॉर, यानी प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड। ठीक है, प्लस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड को। ठीक है, यानी हम यहाँ जहां पे प्लस लिखा है वहां पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जहां पे प्लस है वहां पे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, जहां जहां पे प्लस होगा वहां पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 3 फिगर बने हुए हैं, एक ये देखिए बड़ा सर्कल बना है, एक छोटा सर्कल बना है, एक ट्रायंगल बना है। कह रहा है हाउ मेनी रूरल अनएजुकेटेड पीपुल आर एम्प्लॉयड। कह रहा है कितने ऐसे अनएजुकेटेड पीपुल हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा ये ट्रायंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सभी के सभी क्या हैं, एजुकेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये छोटा सर्कल ये बैकवर्ड पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बैकवर्ड पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है बड़ा वाला सर्कल एम्प्लॉयड, बड़ा वाला सर्कल ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉयड पीपुल को। तो कह रहा है 5 ऐसे बताइए, 5। ठीक है, जो अनएजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड हैं और एम्प्लॉय हैं। तो ये देखिए ये जो 5 लोग हैं ये क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं और अनएजुकेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ सीरीज इज गिवन विथ
वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। यानी यहाँ पे एक सीरीज लिखी गई है और हमें इस सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस सीरीज को देखिए कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है 4, 4 के बाद यहाँ पे लिखा है 5, 5 के बाद लिखा है 9, 9 के बाद 18, 18 के बाद लिखा है 34 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में हमें क्या पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है कि किस पैटर्न से ये लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 के बाद 5, तो यहाँ पे देखिए 1 की गैपिंग है। यहाँ पे देखिए तो 4 के बाद यहाँ पे कितनी की गैपिंग है, यहाँ पे 5 के बाद 9 यानी 4 की गैपिंग है। यहाँ पे देखिए कितने की गैपिंग है, 9 की गैपिंग है। और यहाँ पे देखिए कितने की गैपिंग है, तो 16 की गैपिंग है। यानी जो अब इस 1, 4, 9 और 16 को देखिए तो ये लिखा है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी अगला आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी यहाँ पे आएगा 25। यानी अगर हम 34 में और 25 ऐड कर दे दें, यह आएगा हमारा 59। सही ऑप्शन हमारा 59, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला लिखा है टाइगर, दूसरा लिखा है तिरंगा, तीसरा लिखा है कुकू और चौथा लिखा है अशोक स्तंभ। ठीक है, तो देखिए टाइगर, तिरंगा और आपका अशोक, ये तीनों हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इन से अलग है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाई ग्रुप के लिए क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स। हिंदी में देखते हैं, कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है 9 भारतीय राज्यों से क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उड़ीसा। तो जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया पहले का डी। कहां से गुजरती है, पहला राज्य आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 इंडियन स्टेट से बेसिकली गुजरती है, 8 कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है फैथमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फैथमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। फैथमोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। पहला है भूकंप को, अर्थक्वेक को, दूसरा ऑप्शन है रेनफॉल को, वर्षा को, तीसरा है महासागर की गहराइयों को, या चौथा ऑप्शन है साउंड की तीव्रता को, आवाज की तीव्रता को। तो फैथमोमीटर का उपयोग होता है, वो होता है महासागर की गहराइयों को नापने के लिए। फैथमोमीटर आपको याद रखना है, गहराई नापने के लिए, महासागर की गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से सेकंड का आंसर आपका कौन सा सही है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है आपके रिवर्स ऑस्मोसिस, जी नहीं रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है, डायलिसिस भी नहीं है। डायलिसिस क्या होता है, जिसको किडनी वगैरह में दिक्कत आ जाती है वो डायलिसिस करवाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज सी इज द राइट आंसर। 3 का जो सही आंसर है वो है सी। जो घरों में वॉशिंग मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से क्या होता है, काम करता है वॉशिंग मशीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है
भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? विच रिवर ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड बृहद गंगा? ऑप्शन है आपके कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। इसका जो देखो सही आंसर है वो है हमारा बी, गोदावरी। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से निकलती है, याद रखना है आपको, नासिक के पास से गोदावरी निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बृहद गंगा के अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, साउथ गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है पवित्रता की वजह से। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय बजट हमेशा ब्लैंक में सबसे पहले पेश किया जाता है। मतलब प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट जो है, यूनियन बजट आता है, वो सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? आपका ऑप्शन है पहला लोकसभा, मिल गया, पहला ही ऑप्शन सही है। लोकसभा में ही आपका जो बजट होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है फरवरी महीने के शुरुआत में। ठीक है, बजट में क्या होता है बेसिकली, अगला जो एक साल होने वाला है उसमें कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में खर्चा करना है वो डिस्कस होता है लोकसभा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? ऑप्शन है आपके, इंग्लिश में देख लेते हैं, हु फर्स्ट इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन इंडिया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, या चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जजिया कर को लगाया था भारत में सर्वप्रथम। इस तरीके से आपका हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? नीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, याद रखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इस तरीके से 7 का जो सही आंसर है वो है सी, 7वें का सी सही जवाब हुआ। 8वां प्रश्न कहता है विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है आपका म्यांमार, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो देखो पाकिस्तान तो होगा नहीं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में है अंडमान द्वीप। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह। दूसरा आपका श्रीलंका हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार का जो कोको द्वीप है, कोको आइलैंड है, वो सबसे नजदीक में है। ठीक है, म्यांमार का जो कोको द्वीप है वो सबसे क्लोजेस्ट में है अंडमान द्वीप समूह के। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है? ठीक है, नौका दौड़ बेसिकली क्या होता है, उस त्योहार में होती है। ऑप्शन है रंगाली बिहू ये कहाँ का त्योहार है? ये आपका आसाम राज्य का त्योहार है। ओनम कहाँ का है? केरला का, याद रखना है। पोंगल और नवरात्रि आपका बेसिकली गुजरात का है। ठीक है, अब देखो पूरे भारत में मनाया जाए, गुजरात और पश्चिम बंगाल में, गुजरात एंड पश्चिम बंगाल में पूरे भारत में मनाया जाता है, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पोंगल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ का है त्योहार। तो हमारा प्रश्न ये था कि किस त्योहार में नौका दौड़ होता है, तो वो होती है ओनम में, याद रखना है ओनम में, बी। इस तरीके से 9 का जो सही आंसर है वो है आपका बी, ओनम के त्योहार में नौका दौड़ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न कहता है कि नाइट विजन उपकरणों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके देख लेते हैं, रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड वेव, या चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स क्या करती हैं, ये आप किसी भी व्यक्ति के शरीर से जो तापमान है, तापमान को कैप्चर करती हैं, उस हिसाब से ये बताती हैं कि वहाँ पे व्यक्ति है या नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।